नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उनके लिए। सबसे पहले जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करें और द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, वो हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई। वहाँ पे जाके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है, उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर एनालिसिस के बारे में बता दूं तो जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट न्यूज रहती है, टॉपिक रहते हैं, हम उसी की डिस्कशन करते हैं, वो भी इफेक्टिव टाइम में जो जरूरी है। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे के रखी होती है उसकी डिस्कशन हम बार बार नहीं करते, ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन करें उनको जो भी नई इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास जाए, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास जाए। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रिपेयर करनी होती है, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। समझने के लिए आपके लिए मैं जो भी कोई एडिटोरियल आया है उसमें जो की पॉइंट होते हैं वो हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ पे बात किस टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिटेल में कर रहा हूँ। तो डिस्कशन करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल में। जो पहला एडिटोरियल है वो दिया गया है नेशनल एजुकेशन को लेके, स्पेशली सेंटर और स्टेट के लिए बात हो रही है। तो मैं आपको पहले इन जनरल आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे बात क्या हो रही है प्रॉब्लम को लेके। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 में जो भी ड्राफ्ट है उसको इम्प्लीमेंट होने में अभी काफी टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा वो आने वाले फ्यूचर में ही पता चलेंगे, लेकिन जब कभी भी एजुकेशन टॉपिक पे कभी भी बात होती है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप प्रीलिम्स 2020 पास किए और आप मेंस लिखने वाले हो तो हो सकता है वहां पे एजुकेशन पोर्शन से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे मेनली जो पूरा फोकस है वो है सेंटर और स्टेट में किस प्रकार से जो रोल अदा करना है, वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इसके बाकी जितने भी टॉपिक है जो मैंने हाईलाइट किए उसकी डिस्कशन कर लेंगे। मेनली यहाँ पे कहा क्या गया है कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो नई सेंटर है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इसमें स्टेट का रोल बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि जो भी कोई इंस्टीट्यूट रहेगी, स्कूल की बात करें या कॉलेज की बात करें, तो वो हर एक स्टेट में अलग है, और स्टेट में भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो वहां पे अलग है। तो स्टेट वाइज जो एजुकेशन की डिमांड होती है, प्रॉब्लम्स होती है, वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट भी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, ठीक है। कहीं कोई और प्रॉब्लम है और कहीं कोई और प्रॉब्लम। तब इसको इंडिया में, पूरे इंडिया में एक ही प्रकार से अगर देखा जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, तो चलेगा नहीं। तो सेंटर में इसको क्या करना होगा, इसको मॉडिफाई करना होगा स्टेट टू स्टेट। तो यहाँ पे हम जब हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की थी, तब हमने बात की थी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट है जो सही में अच्छे से कार्य कर रहे हैं तो उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, लेकिन वो ऑटोनॉमी फुल्ली ऑटोनॉमी नहीं होगी, वो पार्शली होगी कि भाई आप देखिए, पूरी चीजें आपको दी जाती है लेकिन आप में से उसको अपने जो एरिया है उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इतनी पावर हर एक जो इंस्टीट्यूट है उसको दे दी जाएगी। अब यहाँ पे बात की गई है जो कोटरी कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए हैं एजुकेशन पॉलिसी को लेके, नई एजुकेशन पॉलिसी को लेके, जिसके ऊपर टोटली डिपेंड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। यानी मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी एजुकेशन सिस्टम पे कि अभी की जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वहां पे प्रॉब्लम क्या है। जैसे एक तो प्रॉब्लम थी कि वो उसको उसको अपडेट अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि जो थियरी ऑलरेडी हमारे टीचर्स पढ़े थे वही हम पढ़े और वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वहां पे कोई चेंजेस आया नहीं है। जबकि अभी टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें तो 4.1 में चली गई है। और जो न्यू डिमांड है वो डिमांड है टेक्नोलॉजी की, वो डिमांड है स्किल की, वो डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो डिमांड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, ठीक है। तो उसको मैटअप नहीं कर पाएंगे। दूसरी यहाँ पे बात हो रही है स्कूल बेस पे, तो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की भी बात की गई है। सीबीएसई बोर्ड है सेंटर में, लेकिन रेगुलेट पूरे इंडिया में जो भी कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल है जो सीबीएसई से जुड़े हुए, वहां पे इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, मेनली जो चीज है वो बताई जा रही है कि भाई जो सेंटर से रेगुलेट होती है वो स्टेट में इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। स्टेट लेवल पे जो इम्प्लीमेंट होती है वहां पे काफी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। आप एक ही व्यू से उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे स्कूलिंग और कॉलेज दोनों की बात की गई है। फिर यहाँ पे जो मेनली फोकस किया गया है वो फोकस किया गया है कार्य को लेकर, कि चलो आपको जो स्पेसिफाई जिस चीज को भी आप
टारगेट करोगे, एंगेज करोगे, वहाँ पे फोकस होके वो कार्य तो कर सकेगा, लेकिन आपको उसको रेगुलेट अच्छे से करना होगा। तो हमने देखा था सेंटर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी लेके आएगी जो पूरा जो मॉनिटरिंग है वो ऑब्जर्व करेगी, ठीक है, और चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी तब भी वो करेगी। तो जो सिस्टम होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, इतना रिजिड नहीं होगा कि भाई एक बार जो दे दिया तो दे दिया, आपको वही फॉलो करना है। हालांकि यहाँ पे टीचर्स का भी कोऑपरेशन, एकेडमिक जो कॉलेजेस है, स्कूलिंग है, उसका भी कोऑपरेशन ज्यादा जरूरी होगा। दूसरे कंपैरिजन पे बात हो रही है जो कि है कॉलेज के इंस्टीट्यूट के कार्य को लेके। ज्यादातर ऐसा देखा गया है हमारे जो आईआईटी है, आईआईएम ऐसे इंस्टीट्यूट है, स्पेशली जो साइंस के फील्ड में और जो सोशल इंपोर्टेंस में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। यानी कि अभी मान लो कि हमने कोरोना वायरस की बात करें तो काफी सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिनके द्वारा कोई ना कोई या तो नई टेक्निक या नया कोई भी आविष्कार किया गया है जो कि ह्यूमंस को सबसे ज्यादा जरूरी अभी, ठीक है। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूट है, जो साउंड है, जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, जो सेंटर से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उनको सेंटर के द्वारा और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा भी फंडिंग मिल जाती है कंपेरेटिवली ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि जुड़े हैं स्टेट के साथ, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूट है जो स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं, उन स्टेट को अच्छे से फंडिंग नहीं मिलती है। रीजन क्या है कि भाई मान लो अभी सेंटर यहाँ पे लोग बना के आ जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, ठीक है, तो उस स्टेट को दे देगा, स्टेट उसको इंस्टीट्यूट को दे देगी। तो वही सारी जो चीज और क्राइटेरिया है उसी में जो क्लोज होंगे उनको ओबे करने में जो इंस्टीट्यूट है वो अपना जो रोल होना चाहिए एकेडमी में, जो अपना रोल होना चाहिए रिसर्च में, वो उस तरह से फोकस करके नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो उसका फोकस रहेगा कि भाई हम कैसे जो पॉलिसी है उसको कंप्लायंस करें। तो उसका जो कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो रिसर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अच्छे से निभा नहीं पाएंगे। तो कंपैरिजन दिया गया है कि जो सेंट्रल फंडेड काफी सारे इंस्टीट्यूट है, जो हम वेल नोन इंस्टीट्यूट कहते हैं, ठीक है, जो पूरे इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर में भी फेमस है, तो उनको जो फंडिंग मिलता है, इतना फंडिंग स्टेट सपोर्टिव जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके कार्य होने के बावजूद भी उनको इतना मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, जो मेनली थ्री सिस्टम पे जो बेस होती है उस पे के ऊपर काफी सारे हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है, स्कूल बेस में, इंस्टीट्यूट बेस में। तो इसमें ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। और एक आपको पता ही होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, जिसके तहत आप जो एजुकेशन लेना है स्कूलिंग में वो कंपलसरी है। यदि कोई बच्चा नहीं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, तो प्राइवेट स्कूलों में भी आरटीआई एक्ट के थ्रू आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसका खर्च गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है, ये आपको चीज पता होगी। उसके अलावा जो भी बाकी स्कूलिंग लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट जेडबली, ठीक है, उन सभी का रोलों के बारे में मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन किए। हालांकि ये सारे पॉइंट डिस्कशन किए हुए हैं एजुकेशन सिस्टम पे, लेकिन फिर से आए हैं और बच्चों को पता चले इसलिए फिर से डिस्कशन कर लिए। फिर ए बेस है जो रीओपनिंग ऑफ स्कूल हो गया, जैसे कि आप सभी को न्यूज मिल गई होगी कि हालांकि जहाँ पे भी जिस प्रकार के भी कंडीशन है उस प्रकार से अभी दिवाली के बाद स्कूल ओपनिंग हो गए, तो वहां पे क्या क्या चैलेंजेस होगी, ठीक है, उसमें कैसे एक्शन लिए जा रहे हैं, और सेंटर की भी अभी गाइडलाइंस आ गई है, उस गाइडलाइंस को लेके कैसे स्कूल शुरू हो गए उसके बारे में। तो ये थियोरेटिकल है, ठीक है, और कंडीशनल बेस है, ठीक है, यानी अभी करंट में है तो न्यूज में है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, ठीक है, तो अभी ज्यादा बात करेंगे नहीं। दूसरा इंफॉर्मेशन आया है वो आया है हर्ड इम्यूनिटी ऊपर। तो ये हर्ड इम्यूनिटी हमने ऑलरेडी डिस्कशन करके रखी हुई है, ये बेस है स्पेशली एंटीबॉडी पे, ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट पे। तो यहाँ पे इसका भी मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि जो बच्चे ने ये अपना संडे का जो साइंस एंड टेक वाला जो था जहाँ पे डिटेल में मैंने डिस्कशन किया था वो ना दिखाओ तो उनको पता चल जाए। अभी सबसे पहले यहाँ पे दो टर्म आती है, एक आता है एंटीजन और दूसरा आता है एंटीबॉडी। एंटीजन क्या है समझ लीजिए, एंटीजन यानी फॉरेन बॉडी, नॉर्मल डेफिनेशन, यानी अपनी बॉडी के अलावा दूसरी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बाहर से अंदर जाती है, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों, तो वो होता है एंटीजन, ठीक है। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या बैक्टीरिया वायरस आ जाएंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे बात करेंगे स्पेशली कोरोना वायरस के ही वायरस में, ठीक है, क्योंकि इस जो पूरे मूवी है, थ्योरी है, उसका हीरो कोरोना वायरस ही है। आप हीरो भी बोल सकते हैं, विलन भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर है कैसे देखें। तो वो अपनी बॉडी में आता है, तो वहां पे क्या दिया गया है, मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन किया था, स्पाइक प्रोटीन S1 S2 वहां पे एंटीजन के स्वरूप में, यानी एक तो होता है जैसे अपना राउंड शेप ये कोरोना वायरस है, ठीक है, मैंने आपको मैप दिखाया हुआ स्पाइक प्रोटीन, यानी उसके ऊपर जो ये आप बने हुए देखते हैं, ठीक है, ये स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस के। तो ये स्पाइक प्रोटीन के ऊपर एंटीजन रहेंगे, सेम उसके अंदर जो पे भी जो मटेरियल है
वहाँ पे भी अलग एंटीजन रहेंगे। अभी अपने वो बॉडी के साथ कौन से कॉन्टैक्ट में आते हैं उसके अनुसंधान अपनी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी रिलीज़ करेगी, ठीक है? ये स्पाइक प्रोटीन है, सबके ऊपर ऐसा क्राउन जैसा रहेगा। तो ये स्पाइक प्रोटीन है, इसके अंदर और बाहर दोनों में एंटीजन अलग-अलग होंगे, तो उसी प्रकार से अपनी बॉडी इसके अलग-अलग एंटीजन क्रिएट करेगी। तो हम सेम देखे थे, यहाँ पे बात क्या हो रही है वो समझिएगा। स्पुतनिक 5 में एज़ अ वेक्टर जो इस्तेमाल किया गया है, कॉमन कोल्ड वायरस, ठीक है? नाम मैंने बताया, जिस बच्चों को भी याद है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली बात क्या है कि भई जो भी ये वायरस है, ठीक है? वो उसके बॉडी के कौन से पार्ट टच में आते हैं, उसी प्रकार से वहाँ से एंटीबॉडी रिलीज़ होगी। अभी ये कोरोना वायरस जिस प्रकार की एंटीबॉडी रिलीज़ कर सकता है, वही एंटीबॉडी रिलीज़ करेंगे जो कॉमन कोल्ड वायरस होगे वो, ठीक है? जो हम स्पुतनिक 5 वैक्सीन में एज़ अ वेक्टर देख चुके हैं। उसी प्रकार से दूसरे भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी भी सेम एंटीजन प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो वो भी सेम एंटीबॉडी रिलीज करेंगे। तो रैपिड टेस्ट में मैंने आपको बताया था वहाँ पे आईजीजी, आईजीएम एंटीबॉडी डिटेक्ट होती है, ठीक है? यदि आपकी बॉडी में ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है, भले आपको फीवर हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ हो, तब भी आपको क्या गिना जाएगा? तब भी आपको कोरोना वायरस से ग्रसित गिना जाएगा। हालाँकि आप कोरोना वायरस से ग्रसित नहीं है, फिर भी आपको 14 दिनों का लॉकडाउन जो क्वारंटाइन पीरियड है वो आपको ओबे करना होगा, ठीक है? इसी चीज़ को यहाँ पे स्पेशली डिफाइन किया गया है। दूसरी हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी में ऐसी सिस्टम है जो आपने हमने डिस्कस की थी, जो युवा है, ठीक है? पुरुष और महिला दोनों। तो उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है? नॉर्मल 1 या 2 वायरस या किसी भी प्रकार से वायरस के टचअप में आए हो, उनको कोई भी सिम्पटम्स ना दिखा हो, यानी वो एसिम्प्टोमिक रहे हो, उनको अच्छा भी हो गया हो, ठीक है? और पता ना चला हो और वो उनके खिलाफ उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी कि उनको कोई असर हुआ नहीं। तो ऐसी इम्यूनिटी के हमने बड़ी इम्यूनिटी देखा है, ठीक है? जिनको ऐसे युवा है जिनको ऑलरेडी कोरोना वायरस हो गया, अच्छा भी हो गया, कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। हालाँकि सर दर्द ऐसा कुछ नॉर्मल हुआ होगा लेकिन उनको बुखार नहीं आया होगा, तो उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, ठीक है? तो ये इम्यूनिटी में क्या बताया गया है कि भाई ऐसी कंडीशन में यदि 60 दिनों के बाद भी कुछ होता है और आप टेस्ट करते हो तब भी नेगेटिव आते हैं, ठीक है? हालाँकि उनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है? ये गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जो जीएसटी कलेक्शन है 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है, ठीक है? लेकिन इसको पॉज़िटिव नहीं अभी हालाँकि अभी करंट में पॉज़िटिव है, लेकिन इसको अच्छा नहीं गिना जाता। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? इंक्लूसिव नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, ये जो होना चाहिए, क्युमुलेटिव नहीं है, ठीक है? अब ये सारी जो टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, वो इकोनॉमिक टर्म है, उसमें आप समझ लीजिए कि स्टडी और इंक्लूसिव क्या होती है, यानी इस महीने 1 लाख हुआ है, तो अगले महीने इससे ज़्यादा 1.1 हो, या तो कांस्टेंट 1 लाख हो, उसके बाद 1.1 हो, वो कांस्टेंट हो, फिर 1.2 हो, ठीक है? इस प्रकार से वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो हमारे लिए ये फ़ायदेमंद रहता है। इसमें क्या होता है कि जैसे अभी सबमिशन चल रहा है, ठीक है? जीएसटी कलेक्शन का फाइनल जो सबमिशन हो रहा होगा, तो सब लोग कोई एडवांस भी भरता है और कोई अपना जो रेगुलर भरना होता है, वो भर रहा होता है। तो उस कंडीशन में अपना ये कलेक्शन बढ़ा है। हालाँकि इसका जो अगला डेट आएगा, वो यदि स्टडी फॉर्म में है, तो अपने लिए अच्छी बात है। दूसरा हमने बात की थी परचेज़िंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है? इसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग के जो मैनेजर्स होते हैं, उनको सर्वे किया जाता है, जहाँ पे सबसे पूछा जाता है उनका रिव्यू, मार्केट डिमांड, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, वर्कर रिक्वायरमेंट, ठीक है? उसके अनुसंधान में वहाँ पे पॉइंट दिया जाता है। ये अगर 50 से ज़्यादा है, ठीक है? तो अच्छी कंडीशन में और उससे कम है तो बुरी कंडीशन है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो धीरे-धीरे मार्केट में डिमांड आ रही है, उसका रीज़न मेनली अपना जो त्योहारों का सीज़न है, मेन दिवाली, न्यू ईयर, उसको बताया जा रहा है। तो ये सारा जो अभी डेटा है, वो जो फेस्टिवल है, ठीक है? उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए ये बढ़ रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। फिर भी ये आपको याद नहीं रखना है क्योंकि कंडीशन के वाइज़ चेंज रहता है। आपको मेन कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। फिर यहाँ पे बात आई है जो रीइंफोर्सिंग है आरबीआई अकाउंटेबिलिटी उसके बारे में। तो मेनली ये चीज़ें बेस है जब आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया था, उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करनी थी, वो पावर दी गई थी, ठीक है? यहाँ पे मेनली बताया गया है कि उस अभी जो उनका कार्य है, ठीक है? जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, वो फेल हो गई, ठीक है? रीज़न अभी कोरोना वायरस पे अभी सारा विलेन कोरोना वायरस ही, ठीक है? कोरोना वायरस लॉकडाउन है, इकोनॉमी हो, गवर्नमेंट हो, कुछ भी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी उसको बताया गया है कि भाई ये जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्रिएट हुई है कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से। हालाँकि इनकी जो कार्य है, जो आरबीआई के कार्य है वो अच्छे हैं और है भी, आरबीआई अच्छे से कार्य कर ही रही है। लेकिन जो लास्ट हमने देखा था कि जब बेसिस पॉइंट में वो कटौती या बढ़ोतरी करते हैं,
तब उनको जो देखना होता है वो इन्फ्लेशन रेट ही देखना होता है, उसी पे फोकस होता है। और मेनली आरबीआई का काम ये भी है कि इकोनॉमी को भी ध्यान दे, ठीक है, इकोनॉमी बूस्ट हो उसको भी ऊपर फोकस करे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये पुराना अपडेट था, ठीक है, 2016 में किया था। अभी जो सिस्टम है, जो जहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट 4% है, ठीक है, जिसको बेसिस किया ना किया था, +-2 यानी 2 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 से ज्यादा होता है तो उसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टी कंडीशन है, इन्फ्लेशन ज्यादा है और जॉब जा रही है, ठीक है। तो एक कंडीशन में हम आ गए जो नॉर्मल एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी चीज वो है कि जो इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे डेटा दिया गया है, तब भी मैंने बात की है, ये मेनली बेस है जो इसेंशियल फूड रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यानी जो जीवन जरूरियात जो चीज चीज वस्तु है जो हमको हर रोज चाहिए, उसकी अवेबिलिटी कम होने की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन में और जो पूरी सप्लाई चेन थी वहां पे डिस्टर्ब होने की वजह से जो प्रोडक्ट थी, ठीक है, इसकी डिमांड ज्यादा है, स्टॉक कम है, तो आपको डिमांड एंड सप्लाई में कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि भाई अगर किसी चीज का जो क्वांटिटी है वो कम है और डिमांड करने वाले लोग ज्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ता है। तो फूड की जो रिक्वायरमेंट थी उसकी वजह से ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अपने को तो बढ़ा हुआ है तो वो दिखता है, इसलिए यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि भाई आरबीआई को अपना जो कार्य है उसके ऊपर फोकस करके कार्य करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे बात आई है कि भाई कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जो स्कूलें बंद रही, तो उसमें जो बच्चों को मिड मील जो मिलता था, ठीक है, खाना मिलता था स्कूलों पे, जहाँ पे न्यूट्रिशन उनको मिलता था, ठीक है, ताकि उनकी बॉडी अच्छे से डेवलप हो सके। चाहे जो हंगर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जहाँ पे हमने भारत का जो प्रदर्शन है वो डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे खराब है, अपने नेबर कंट्री में भी से भी खराब, ठीक है। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे डिटेल में डिस्कशन की है। मेनली जो पॉइंट है वो यही है कि भाई लॉकडाउन की वजह से जो मिड मिड मील मिल रहा था बच्चों को, न्यूट्रिशन मिल रहा था, वो नहीं मिला है। तो अभी जैसे ही स्कूल ओपन होती है तो बच्चों को मिड मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मिड डे मील मिलना शुरू हो जाएगा, तो उनको न्यूट्रिशन फिर से मिलेगा, तो जो चिल्ड्रन का डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से होगा। ऑलरेडी हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्टार्टिंग और वास्टिंग देख चुके हैं, ठीक है, तो इसको ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। और बाकी है जो कि बिहार इलेक्शन को लेके और अमेरिका इलेक्शन को लेके इन्फॉर्मेशन है। हालांकि बिडेन साहब के जीतने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, बिडेन साहब भी जीतने वाले हैं, ऐसा मान लिया गया है, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आता है वो देखेंगे। और बात करें वर्ल्ड न्यूज की इंफॉर्मेशन की, तो वही इंफॉर्मेशन है कि आखिरी टाइम में जो स्विंग स्टेट है उस पर फोकस किया जा रहा है। फिर हमारा ये जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है उसकी मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है। तो उसका रीजन भी क्या है वो भी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन किया है, क्योंकि उस एरिया में चाइना ने अपना काफी सारा रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है। यदि इंडिया उसको ले लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है, जो कि लेने की सोच रहा है, ऐसी बात हो रही है, ठीक है, करंट अफेयर में। अब होगा कि नहीं होगा वो तो पता नहीं। 370 के हटने के बाद जो उस एरिया में प्रॉब्लम काफी बढ़ गया है, ठीक है। उनको भी लग रहा है अभी ये जो पीओके वाला एरिया है वो इंडिया ले लेगा। सेम अक्षय चीन वाला भी एरिया वो भी इंडिया ले लेगा, जो इंडिया का ही इंटीग्रेशन पार्ट है, ठीक है। तो उनका जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसकी मैंने डिटेल में आपको 2 नवंबर की जो लेक्चर थी वहाँ पे मैंने वेब बेस आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी थी, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, ठीक है। और उसका इन्वेस्टमेंट जीरो ना हो जाए इसलिए चाइना और पाकिस्तान दोनों कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट फेस टू फेस करने के बजाय जितने भी साइड रास्ते कर सकते हैं वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने देख ली थी। और बाकी जो है वो है जो चेन्नई बॉर्न जो है वो न्यूजीलैंड के मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, उस बात को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे दे दी थी। जल्दी ही 4 नवंबर का भी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा एस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर। हम प्लान कर रहे हैं हम और इसको इंटरेस्टिंग बनाए, ठीक है। और आपका भी सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, शेयर आप कीजिए ताकि इसको इन्फॉर्मेशन को हम लोगों तक पहुँचा सकें, ठीक है। जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है मैं याद रखें, अपना फोकस मिनट बढ़ाने में या लंबा लेक्चर लेने में नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपको सिंपली चाहिए, जो आप नोट्स कर सकें, उसी इन्फॉर्मेशन की डिस्कशन करना होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।